नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे विद्युत चुंबक एवं विद्युत चुंबकत्व के चैप्टर में मैग्नेटिक ससेप्टेंस क्या होते हैं, वह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी प्रकार की यदि कंपटीशन एग्जाम देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, जहां जनरल साइंस का टॉपिक आता है, जहां सामान्य विज्ञान का टॉपिक आता है, सिलेबस आता है, वहां इसके बारे में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो टेक्निकल में हो चाहे वो नॉन टेक्निकल में हो। तो इसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में अवश्य पूछा जाता है। तो आज दोस्तों उस चुंबकीय पदार्थ के सभी वर्गीकरण, सभी भागों को अच्छी तरह पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी प्राप्त करेंगे, इनकी विशेषताएं, डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा देखेंगे, ताकि आपके मन में कभी ये विचार नहीं आए कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है और उनकी विशेषताएं और डिस्क्रिप्शन क्या होता है और उनके नाम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ किस श्रेणी में शामिल होते हैं। तो आज इन सभी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में आज के इस टॉपिक नंबर 32 चल रहा है। इससे पहले मैं 0 लेवल से इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस करवाता आ रहा हूं, जो कि आज चुंबक एवं चुंबकत्व के चैप्टर तक चल रहे हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चाहो कि इलेक्ट्रिकल थ्योरी का नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट सिलेबस पढ़ें, तो शुरू की क्लास मैंने हर प्रत्येक वीडियो पर नंबर लगा रखे हैं। प्रत्येक क्लास को आप पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से नोट्स बना के आप लिखते चले जाइए। अब तक यहाँ तक पहुंचोगे, आपको एक भी परेशानी महसूस नहीं होगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी कि कहाँ क्या था, किस प्रकार का प्रश्न आया था। इसलिए नियमित पैटर्न के आधार पर संपूर्ण सिलेबस को पढ़ने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के इस वीडियो में चुंबकीय पदार्थों को संपूर्ण अध्ययन करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। अब देखो, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय ससेप्टेंस या मटेरियल या चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय बलरेखाओं को अपने अंदर प्रवाहित करवाते हैं, गुजारते हैं या नहीं गुजारते हैं, या जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि सभी पदार्थ हैं, इनको 3 भागों में बांटा है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था पिछले 1-2 बेसिक इलेक्ट्रिकल सिलेबस में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि पदार्थों को विद्युत क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था, 3 भागों में बांटते हैं। एक था चालक, एक अर्धचालक और एक कुचालक, जिसको अचालक कहते हैं। ये 3 थे, ये कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर और ये इंसुलेटर, 3 थे। अब इनकी विशेषताएं देखो, आप इनकी विशेषताएं देखो, सेम टू सेम है। यदि आप लोगों को ये अच्छी तरह याद है, इनकी विशेषताएं, डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह याद है, तो इनको याद करने में जोर बिल्कुल नहीं आएगा, पढ़ने में भी जोर नहीं आएगा। कैसे देखो, याद करने में जोर कैसे नहीं आएगा? जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ, मैंने आपको इससे एक पहले वाले वीडियो में बताया था कि एमएमएफ को आप ईएमएफ की भांति समझो, फ्लक्स को आई की भांति समझो, रिलक्टेंस एस को आर की भांति समझो। तीनों का संबंध एक ही है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र में और मैग्नेटिक क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ चालक पदार्थ किसे कहते हैं, आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखो, नहीं देखी है, आप इसके बारे में नहीं जानते हो, तो चालक, अर्धचालक, कुचालक के बारे में अच्छी तरह एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने वीडियो बना रखा है, ताकि बाकी परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और आने की संभावना सब बना रखा है। तो दोस्तों, यदि आप इनके बारे में अध्ययन करना चाहो तो पीछे की वीडियो अवश्य देख लो, ठीक है। अब उसके बारे में देखते हैं कि चालक की विशेषता क्या थी, कि जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो उसी के बदले में आज इसकी परिभाषा है कि चुंबकीय पदार्थ जिससे चुंबकीय बलरेखा का प्रभाव अधिक हो, चुंबकीय बलरेखाएं आसानी से गुजरती हो, जिसमें चुंबकीय बलरेखाओं का प्रभाव हो, जो चुंबक की तरफ अधिक आकर्षित होते हो। उसके बाद आता है कि अर्धचालक। अब देखो, अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक उसे कहते हैं जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब ये चुंबकीय पदार्थ भी चुंबक के द्वारा आसानी में इतने अधिक आकर्षित नहीं होते हैं। उसी प्रकार कुचालक वो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। उसी प्रकार कहते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनके अंदर चुंबकत्व की ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब ये चुंबक के द्वारा बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। यदि इनको चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो चुंबकत्व को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये चुंबक नहीं बनाए जा सकते। इसका मतलब कि 3 भागों में ये थे और 3 भागों में ये हैं। इनको आप अच्छी तरह समझोगे, इनके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं इनका वर्गीकरण क्या था। फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर, रेजिस्टेंस के आधार पर,
विद्युत धारा के आधार पर, चालकता के आधार पर और कुचालकों को के तापमान के आधार पर सब विशेषता देखी थी। आज उन सभी विशेषताओं की बात आज यहाँ करते हैं कि इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं, चुंबकीय पदार्थ। सबसे पहले बात आती है कि इन चुंबकीय पदार्थों को किनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो पदार्थ होते हैं उनको किनके आधार पर चुंबकीय भागों में बांटेंगे। पदार्थ तो ये भी थे जिनको विद्युत धारा के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, रेजिस्टेंस के आधार पर इनका विभाजित, इनका वर्गीकरण किया अलग अलग। तो आज इनको भी देखेंगे कि इनको किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। देखो दोस्तों, इनको इन चुंबकीय पदार्थों को तीनों की बात करते हैं। इनकी चुंबकशीलता, और नंबर 2 इनकी धारण शक्ति, मतलब कि धारण शक्ति के आधार पर दो भागों में बट इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। इनकी चुंबकशीलता के आधार पर करेंगे परमेबिलिटी, और ये रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी के आधार पर करेंगे। दो भाग हो गए कि इन चुंबकीय पदार्थों को दो प्रकार से विभाजित करेंगे। एक तो या इनके आधार पर विभाजित करेंगे, एक चुंबकशीलता के आधार पर करेंगे और उनकी दूसरी धारण शक्ति के आधार पर करेंगे। दोनों के दोनों देखते हैं कि दोनों का मान कितना होता है। तो लिख सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थों को वर्गीकरण उनकी चुंबकशीलता तथा उनकी धारण शक्ति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चुंबकशीलता, ये परमेबिलिटी। अब देखते हैं 3 भागों में बांटते हैं। किन भागों में? चुंबकीय पदार्थों को, मैग्नेटिक ससेप्टेंस को 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, पैरामैग्नेटिक पदार्थ, और तीसरा आता है डायोमैग्नेटिक सब्सटेंस आता है। लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीनों का एक एक का वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। गौर से पॉइंट टू पॉइंट देखना और अपने नोट्स बनाने शुरू कर देना। तो नंबर 1 पहले देखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखते हैं। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखो क्या होता है। इन पदार्थों को देखा जाए, सबसे पहले बात आती है कि ये चुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ चुंबक के द्वारा बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। चुंबक के द्वारा अधिक आकर्षित होते हैं, बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह आती है, याद रखना बात, काफी बार आपको प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सी चुंबकीय पदार्थ सबसे अधिक आकर्षित होते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, जिनको लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, ये चुंबक के द्वारा बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। यदि इनको चुंबक के क्षेत्र में रखा जाए, किसको? इनको चुंबक के क्षेत्र में रखा जाए तो ये शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या आती है, इनको चुंबक के क्षेत्र में रखा जाए तो ये शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। दूसरी विशेषता आती है, शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इनको चुंबक के क्षेत्र में रखेंगे तो ये अपने चुंबकत्व को ग्रहण करना शुरू कर देंगे और तेजी से ग्रहण शक्ति करेंगे। तो सबसे पहले विशेषता धारण शक्ति। धारण शक्ति किसे कहते हैं? कि किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व को ग्रहण करने की शक्ति को धारण शक्ति कहते हैं। यदि आपने इन चुंबकत्व के आधारभूत तथ्य, यदि इनके परिभाषिक शब्द, मैग्नेटिक टर्म्स नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, अनजान हैं, तो पीछे के 2 वीडियो मैंने इन मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में ही बना रखे हैं। तो उनको देखोगे कि आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी और आपके मेमोरी में इंप्रूवमेंट होगा चुंबक के बारे में, आगे मशीनों के बारे में होगा। तो उनको अच्छी तरह देख लीजिए ताकि आपको आज इसके समझने में देर ना हो और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, अगली बात करते हैं, इन चुंबकीय पदार्थों को आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है। बाकी जो चुंबकीय पदार्थ हैं आसानी से चुंबक बनेंगे नहीं, इनको आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि इनकी धारण शक्ति का मान क्या होता है। मैंने आपको शुरू में चुंबक का चैप्टर शुरू किया, तब स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट पढ़ाया था, तब बताया था कि परमानेंट मैग्नेट की धारण शक्ति का मान उच्च होता है, रिटेंटिविटी का मान उच्च होता है। क्यों? क्योंकि चुंबकत्व को धारण करने की शक्ति उच्च रखते हैं, वही शक्तिशाली चुंबक बनते हैं, वही आसानी से चुंबक बन जाते हैं। तो स्थायी चुंबकों में मान लो या विद्युत चुंबकों में मान लो, रिटेंटिविटी का मान उच्च होता है। ठीक है, अब इनकी चुंबकशीलता का बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि चुंबकशीलता का एयर में, हवा में मान कितना होता है। चुंबकशीलता है क्या? देखो, किसी चुंबक द्वारा, चुंबक की शक्ति द्वारा, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबक की शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय फ्लक्स या पैदा किया गया चुंबकीय फ्लक्स तथा उसी चुंबक की शक्ति द्वारा हवा में पैदा किया गया चुंबकीय फ्लक्स, दोनों का अनुपात
चुंबकशीलता या परमेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल के अनुपात को आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, बी व एच के अनुपात को, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और ये चुंबकीय बल के अनुपात को परमेबिलिटी कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। और दोनों का अनुपात है, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है, मैंने आपको बताया था। और ये बताया था कि एयर में परमेबिलिटी का मान, रिलेटिव परमेबिलिटी का मान कितना होता है। तो इन परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, रिटेंटिविटी, इनका मान, इनकी जानकारी और उनका मान देखने के लिए पिछले वीडियो का अवश्य देख लो आप लोग। फिर उसके बाद आता है कि ये तो थी की विशेषताएं, लिख लेना आराम से, मैंने आपको बता दिया। तो चुंबकशीलता का मान कितना होता है, इनकी परमेबिलिटी का मान कितना होता है, इकाई से बहुत अधिक होता है। परमेबिलिटी को म्यू से दर्शाते हैं, म्यू का मान इकाई से बहुत अधिक होता है। तो होता कितना है, देखो इकाई से बहुत अधिक मतलब इसका मान इकाई से 1000 तक चला जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थों की परमेबिलिटी का मान 1000 तक होता है। तो लिख सकते हैं कि एक किसका रहेगा, एक तो अनुचुंबकीय पदार्थ का रहेगा। तो इसको कहां से 200 से 1000 तक इसकी परमेबिलिटी का मान रहेगा, तब जाके ये लोह चुंबकीय पदार्थ अच्छे से अच्छा होगा। ठीक है, ये तो थी इनकी परमेबिलिटी का मान। अब देखते हैं इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। स्थायी और अस्थायी चुंबक बनाने में फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, और यदि अस्थायी चुंबक बनाएंगे तो भी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है। इनके नाम देखो, परीक्षा में सबसे अधिक दोस्तों इसके नाम ही पूछे जाते हैं, कौन सा पदार्थ कहाँ शामिल होता है। तो आज उनके नाम देख, एक एक नाम बताऊंगा आपको। किसी भी प्रकार का पेपर खोल के देखोगे आपको प्रत्येक नाम मिलेगा। मैंने सभी पेपरों को खोल के इनका नाम देखा है, पढ़ के नाम देखा कि कहाँ कौन सा नाम आता है। सब पदार्थों का नाम आपको बताता हूँ। देखो इसका यदि नाम पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये इनकी मिश्र धातु, लोहा, निकिल, कोबाल्ट की जो भी मिश्र धातु होगी वो, और फेराइट बताइए, फेराइट क्या है, इसकी मिश्र धातु है। फेराइट क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। उसके बाद ये तो थे वो नाम जो कि आपको धातु के तौर पर दिखते हैं, लेकिन दोस्तों कभी आता है बिना धातु के नाम भी पूछे जाते हैं। तो इनमें से निर्वात की बात करते हैं, काफी बार परीक्षा में आता है। निर्वात स्पेस जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम निर्वात दोस्तों चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में ही शामिल होता है। वैक्यूम की बात करते हैं ना, चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में शामिल होता है। दोस्तों ये तो थी इनकी बात। अब मैंने आपको बताया स्थायी चुंबक को गर्म करते हैं दोस्तों, तो यदि इनको गर्म किया जाए तो अपने फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के गुण भूल जाते हैं। ये तो था दोस्तों आप लोगों का चुंबकीय पदार्थ, मैंने आपको नाम बताए, परीक्षा में काफी बार आते हैं। अब दूसरा कौन सा आता है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ, वो देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा कौन सा आता है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ। दोस्तों टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी प्रकार के पेपर को खोलोगे तो देख जहां से क्वेश्चन छपता है एक प्रश्न इसके बारे में अवश्य पूछा जाता है, मैग्नेटिक पदार्थ के बारे में। सबसे ज्यादा इनके नाम पूछे जाते हैं कि मैग्नेटिक, निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, निम्न में से कौन सा डायमैग्नेटिक पदार्थ है, यही पूछे जाते हैं। दोस्तों इनके नाम आपको पूरे बताऊंगा और इनकी सब डिस्क्रिप्शन, विशेषताएं, सब के बारे में एक एक पॉइंट ऑफ व्यू वर्णन करूंगा। और आपको इनकी चुंबकशीलता क्या होती है, इनकी धारण शक्ति क्या होती है, कि दो के आधार पर का वर्गीकरण करते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो नियमित पैटर्न के आधार पर संपूर्ण सिलेबस पढ़ने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप भविष्य में देखोगे कि वास्तव में किस चैनल के माध्यम से अपने अध्ययन किया है और अपनी सफलता को आसानी से प्राप्त किया है। दोस्तों अब पैरामैग्नेटिक पदार्थ की बात करें, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। देखो कभी कभार आता है, इसको हिंदी में कई नामों से जानते हैं, जैसे अर्ध चुंबकीय पदार्थ, एक तो इसके नाम से जानते हैं अर्ध चुंबकीय पदार्थ, और कभी कभार समचुंबकीय पदार्थ ये आता है, और इसको अनुचुंबकीय पदार्थ, ये तो इनके नाम हैं। कभी कभार ये नाम आते हैं अर्धचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, समचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अब देखो इसकी विशेषताएं, वही दो विशेषताएं मिलेंगी आपको, एक तो चुंबकशीलता मिलेगी और एक धारण शक्ति मिलेगी। अब देखो चुंबकशीलता की बात करें तो इनकी चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ ऊपर होता है। इकाई मतलब एक से कुछ अधिक होता है, अधिक 1-2 भी हो सकता है,
2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, लेकिन ये कहना है कि इकाई से कुछ अधिक होता है, ज्यादा अधिक नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा से अधिक चला जाएगा तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ बन जाएंगे। तो इनकी चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। इनकी विशेषताएं क्या है? देखो, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा कम आकर्षित होते हैं, ठीक है, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा बहुत कम आकर्षित होते हैं। एक तो ये इसकी विशेषता है। वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक द्वारा बहुत कम आकर्षित होते हैं, अर्थात इनको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा दिया जाए, जैसे ये कोई चुंबक ले लिया और ये इसके चारों ओर का वह स्थान जहां चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव हो। अब इसमें कोई यदि मान लीजिए कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ आप लोगों ने रखा, कोई भी लोह पदार्थ रखा, तो ये आसानी से चुंबक बन जाएगा। लेकिन इनको यदि चुंबकीय क्षेत्र में, ये कौन सा था? ये फेरो है। अब इसको पैरामैग्नेटिक पदार्थ मतलब कि अनुचुंबकीय पदार्थ रखते हैं, मैं नाम बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। यदि ये अनुचुंबकीय पदार्थ रखते हैं तो दोस्तों चुंबक तो नहीं बन पाएगा। ये याद रखना बात, इन पदार्थों को यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबक तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन इनमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा में वृद्धि जरूर हो जाती है। इनमें से चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, उनमें बढ़ोतरी जरूर हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इनमें तो वृद्धि होने के साथ चुंबकीय बन जाएंगे, लेकिन चुंबक नहीं बन पाएंगे, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की वृद्धि जरूर कर देंगे, अपने अंदर से गुजार जरूर देंगे। तो कह सकते हैं कि ये चुंबक नहीं बन पाते, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि जरूर कर देते हैं, ठीक है। और ये चुंबक के द्वारा बहुत कम आकर्षित होते हैं। इनकी धारण शक्ति का मान बहुत कम होता है, निम्न मान लो आप। इनमें धारण शक्ति, चुंबक की धारण शक्ति का मान बहुत कम होता है, निम्न होता है। अब इनकी चुंबकशीलता की बात करें दोस्तों, इकाई से कुछ अधिक होता है। म्यू का मान कितना है? म्यू का मान इकाई से कुछ अधिक, तो म्यू बराबर ये 1 होता तो अधिक है, ठीक है। म्यू बराबर 1, मतलब म्यू बराबर नहीं, म्यू का मान इकाई से कुछ अधिक होता है, ये तो मान लो आप। लेकिन आप ये मत बोलते ना कि बहुत ज्यादा अधिक होता है। बहुत ज्यादा अधिक होते ही कौन सा आ जाएगा? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ आ जाएगा। ये तो थी दोस्तों इस पैरामैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ के बाद। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? देखो, उनका प्रयोग कहाँ किया? चुंबक बनाने में, स्थायी चुंबक बनाने में, अस्थायी चुंबक बनाने में। लेकिन इनका प्रयोग मिश्र धातु, चुंबकीय मिश्र धातु बनाने में करते हैं। याद रखना बात, कौन सी को? इस पैरामैग्नेटिक पदार्थ का प्रयोग चुंबकीय मिश्र धातु बनाने में करते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी प्रकार के एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन आता है, ठीक है। चुंबकीय मिश्र धातु बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। अब नाम कौन कौन से हैं? आपको सभी नाम बताऊंगा जो अब तक परीक्षा में आए हैं, ठीक है। तो गौर से आसानी से लिख लेना कि कौन कौन से नाम इस पैरामैग्नेटिक पदार्थ के। सभी नाम तो याद नहीं होते, टिक टिक के द्वारा आपको टिक बताऊं तो 2-4 नाम शब्द आएंगे। तो 2-4 शब्दों से काम चलने वाला, 2-4 नाम आएंगे, उनसे काम चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप एक लिख लो, एल्यूमिनियम। चुंबक के द्वारा आकर्षित बहुत कम होता नहीं है, लेकिन चुंबक की बल रेखाओं की वृद्धि जरूर कर देता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम आता है, तांबा, कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम प्लेटिनम, और आपको लिखा देता हूं, एल्यूमिनियम, तांबा या कॉपर सल्फेट, प्लेटिनम और ऑक्सीजन, क्राउन ग्लास, टाइटेनियम। लिख लो, टाइटेनियम, क्राउन ग्लास, ठीक है। और सोडियम, और सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, और लगभग मैग्नीशियम के बाद में हाँ एक और बच गया, हवा बच गई आपकी। वो था निर्वात। कौन सा? जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ था वो निर्वात था, जहां कुछ नहीं था। और ये हवा, हवा किस में आती है? हवा अनुचुंबकीय पदार्थ में आती है। स्पेस, खुला जो वातावरण होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में आती है, ठीक है। ये तो थे आपके वो चुंबकीय पदार्थ जो मैंने आपको लिखवाए, लगभग परीक्षा में सारे नाम आ चुके हैं, ठीक है। ये आपको अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों एक पदार्थ और बच गया अपने पास, कौन सा? जो कि बच गया डायामैग्नेटिक पदार्थ। उसके बारे में और देख लेते हैं। बाकी आपको ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, 2 चीज़ों के आधार पर है, 2 चीज़ें नाम होते हैं। और बाकी आप यदि
विद्युतीय पदार्थ को याद करते हो तो चुंबकीय पदार्थ आसानी से याद हो जाते हैं। अब देखो डायमैग्नेटिक पदार्थ किसे कहते हैं। दोस्तों अपनी इलेक्ट्रिकल थ्योरी में 32 नंबर के चैप्टर में ये अपना 32 जो टॉपिक चल रहा है, बाकी वीडियो लगभग 42 के करीब हो चुके हैं और धीरे धीरे सिलेबस लगभग पूर्ण होता जा रहा है। और दोस्तों चुंबक का चैप्टर पूरा होते ही मशीनें शुरू करेंगे। तो जब तक जितने वीडियो मैंने बनाए, जितना सिलेबस पढ़ा है, उसको यदि अच्छी तरह देखोगे तो मशीनें समझने में आपको बड़ी आसानी होगी, कोई जोर नहीं आएगा, बहुत आसान होते हैं। इसलिए इनको अच्छी तरह से देख लो। सिलेबस आगे जो ही पढ़ते हैं मशीनों के बारे में, आपको भी सर मशीनें पढ़ाओ तब आपको बड़ी आपको सुविधा मिलेगी। अब देखते हैं नंबर 3 में आता है डायामैग्नेटिक पदार्थ। डायामैग्नेटिक सबसेट ये। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या फिर कभी नाम आता है विषम चुंबकीय पदार्थ। विषम चुंबकीय पदार्थ, और लगभग ये नाम प्रसिद्ध करते हैं। बाकी वे चुंबकीय पदार्थ, अब इसकी मैं विशेषता बताऊं, वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, जिनका चुंबक का जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इनको यदि चुंबक के क्षेत्र में रख दिया जाए, इनको यदि जैसे ये चुंबक लिया आप लोगों ने, और ये N और S, और ये इसके चारों ओर का वह स्थान जहाँ चुंबक के बल का प्रभाव है, ये चुंबक के क्षेत्र है। ठीक है, ये किसका क्षेत्र है? ये चुंबक के क्षेत्र है। इसके अंदर यदि चुंबक के क्षेत्र में आप लोगों ने डायमैग्नेटिक पदार्थ को रखा, कि अब इसकी विशेषता क्या रहेगी कि ये मतलब कि प्रतिकर्षित करने को, यहाँ से इसके पास नहीं जाएगा, आप पास ले जाओगे तो आसानी से फ्री छोड़ोगे तो इसके पास आकर्षित होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, नहीं तो ये आकर्षित होगा और प्रतिकर्षित जरूर हो सकता है। मतलब कि इनमें विषमता की वो विशेषता होती है कि इसके ऊपर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। चुंबक चाहे कितना भी बल इसके ऊपर प्रवाहित करवा दो, कितना भी बल थोप दो, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब ये चुंबक नहीं बनाए जा सकते, चुंबक की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है, और एक प्रतिकर्षित करने की इसकी प्रवृत्ति रहती है कि चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित जरूर हो जाएं। ठीक है, ये तो इनकी विशेषता होती है। अब देखो, इन्हें आसानी से चुंबक नहीं बनाया जा सकता। किसको? इस डायमैग्नेटिक पदार्थ को इन्हें आसानी से चुंबक नहीं बनाया जा सकता, चुंबक नहीं बनाया जा सकता। ये चुंबक नहीं बन सकते। इनमें चुंबक की धारण शक्ति का मान अति निम्न होता है, अर्थात नहीं के बराबर होता है। पूछा जाए इनमें धारण शक्ति का मान, चुंबकत्व की धारण शक्ति का मान ना के बराबर होता है। इनका चुंबकत्व देखा जाए तो ऋणात्मक होता है। पूछा जाएगा कि इनका चुंबकत्व का मान, कौन से डायमैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकत्व का मान ऋणात्मक होता है? काफी बार परीक्षा में आ गया, चुंबकत्व होता है ऋणात्मक। डायमैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकत्व का मान ऋणात्मक होता है और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में धनात्मक होता है। और इनमें चुंबकशीलता का मान, चुंबकशीलता मतलब म्यू का मान इकाई से कम होता है, इकाई से कम होता है। कम कितना होता है? देखो मैंने आपको बताया फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का 200 से 1000 के लगभग होता है। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का 200 से 1000 के करीब होता है, और मतलब कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ का इकाई से कुछ अधिक होता है और इनका इकाई से कम होता है। कितना होता है? देखो इनका मान, म्यू का मान मतलब कि चुंबकशीलता का मान 0.9988 इसके लगभग होगा। इकाई से कम हो गया ना, मतलब इकाई से कुछ कम होता है, 0.9998 के लगभग होता है। ये तो नहीं कह सकते कि 1 होता है, लेकिन काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि डायमैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकशीलता का मान कितना होता है और धारण शक्ति का मान कितना होता है, रिटेंटिविटी का मान कितना होता है। रिटेंटिविटी का मान अति निम्न होता है, और परमेबिलिटी का मान, इसमें परमेबिलिटी का मान 0.9988 के करीब होता है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि म्यू का मान इकाई से कम, तो ये हो सकता है म्यू का मान इकाई से कम। ये तो थे। अब इसकी बात, जैसे आपको बताऊं कि इन चुंबकीय पदार्थों में कौन कौन से नाम आते हैं, वैसे आपको तो पेपर लिख लो, मैं लिखवा देता हूं थोड़े से 1-2, तो बाकी आप लिख लेना। जैसे पेपर, सल्फर, ग्रेफाइट, पेपर, सल्फर, ग्रेफाइट, सोना,
चांदी और जल। देखो मैंने आपको बताया, एक बात आ गई, बता देना कि स्पेस फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में, हवा पैरामैग्नेटिक पदार्थ में, और जल आ गया। जल किसमें? इसमें डायमैग्नेटिक पदार्थ में नमक, और नमक के बाद में आता है बिस्मिथ, एक सबसे बड़ा आता है बिस्मिथ आता है। देखो पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कुचालक कौन सा था, यदि उसकी बात करें तो अपने अभ्रक थी। सबसे अच्छा चालक चांदी था। आपको कि सबसे अच्छा डायमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा होता है? ये होता है बिस्मिथ। और यदि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पूछा जाए तो लोहा और निर्वात होता है। ठीक है, यहाँ सबसे अच्छा मतलब कि यदि डायमैग्नेटिक पदार्थ के देखा जाए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ देखा जाए तो बिस्मिथ होता है। और लिख लो, नमक के बाद में सोना, कांच भी आता है, और पारा लिख लो, लकड़ी, और उसमें सोडियम क्लोराइड, ये आते हैं। ठीक है, और हीरा जस्ता, नाम लिख लो, हीरा जस्ता, पारा, लकड़ी, सोडियम क्लोराइड, ये कौन से आते हैं? ये सब के सब डायमैग्नेटिक पदार्थ आते हैं। इनको चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों अब ये तो थे आपके 3 पदार्थ। ठीक है, 3 पदार्थों में आपको नाम लिखा है, पूरा लिखवा दिया, और 2 बच गए तो मैं आपको दोबारा गिनती करवा देता हूँ। परीक्षा में कौन कौन से आए थे? देखो, पेपर आ गया, सल्फर आ गया, ग्रेफाइट, सोना, चांदी, नमक, और एंटीमनी नहीं लिखा, एंटीमनी, और फास्फोरस, हीरा जस्ता, पारा, लकड़ी, सोडियम क्लोराइड, और लास्ट में आता है जल भी आता है इसके अंदर, जल। और सबसे अच्छा कौन सा? सबसे अच्छा बिस्मिथ होता है। ये तो थे दोस्तों आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 2-3 मुख्य बातें और बच गई। मैं आपको बता देता हूँ कि जिन चुंबकीय पदार्थों की आपको ये मशीन में अवश्य काम आएगी, नोट लगा के लिखो, स्पेशल आपको बताता हूँ मैं, नोट लगा के लिखना कि जिन चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान उच्च होता है, याद रखना बात, जिन पदार्थों की चुंबकशीलता का मान उच्च होता है, किनका? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का। ठीक है, जिन पदार्थों की चुंबकशीलता का मान उच्च होता है तथा रिटेंटिविटी का मान उच्च होता है, क्या तक रिटेंटिविटी का मान उच्च होता है, फिर उसके बाद में अवशिष्ट चुंबकत्व का मान निम्न होता है। तो 2 बातें याद रखो, चुंबकशीलता का मान उच्च और अवशिष्ट चुंबकत्व का मान निम्न होता है। वे चुंबकीय पदार्थ पटलित क्रोड बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पटलित क्रोड होते हैं ना, ये अपने किसी स्टेटर बनाते हैं, आर्मेचर बनाते हैं, पर तो पटलित क्रोड बनाते हैं, पतली पतली लोहे की नरम पत्तियां प्रयोग करते हैं, पटलित क्रोड होते हैं। उनको चुंबकशीलता का मान उच्च होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व का मान निम्न होता है। दूसरी बात और विशेषता देख लो, वे चुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबकीय फ्लक्स का मान उनके चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य से उच्च होता है। 2 बातें आपके सामने आएंगी, पहले आपको बता दी, दूसरी देखो, वे चुंबकीय पदार्थ कौन से? जिनमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अर्थात बी का मान, ठीक है, बी का मान उसके चुंबकीय बल से, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य मान लो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लो, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य अर्थात H से उच्च होता है, वे चुंबकीय पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जिनका यूज स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। जैसे फौलाद की छड़ आती है, टंगस्टन स्टील आता है, एल्नेको आता है, ये सब के सब के हैं, ये सब स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इनमें क्या था? इनमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य अर्थात H से उच्च होता है। ये 2 बातें आपके सामने। दोस्तों एक क्वेश्चन और आया था लास्ट में, आप इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताना कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को यदि क्यूरी ताप पर गर्म कर दिया जाए, किसको? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को यदि क्यूरी ताप पर गर्म कर दिया जाए तो वह कौन सा पदार्थ बन जाता है? क्वेश्चन बड़ा आसान है, काफी बार क्वेश्चन आया था, यूपीपीसीएल में आ गया कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को यदि क्यूरी ताप पर गर्म कर दिया जाए तो वह किस प्रकार का पदार्थ की अवस्था ग्रहण कर लेता है। याद रखना बात, और कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि आप लोगों ने पीछे की वीडियो देखी या नहीं देखी, पता लग जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।